नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो अगर बात करें सूर्य के निकटतम ग्रह की, तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो अगर बात करें सौर मंडल की सबसे छोटे ग्रह की, तो बुध ग्रह जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ लिया था कि हमारे सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में जो पूरी करता है वो आपका बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में, सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बुध ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और एसपी पटवारी की कोचिंग लेना चाहते हो, तो हमारे पास एसपी पटवारी के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है 10 दिसंबर से। तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। भाई, हमारे पास फीस बहुत कम है, मात्र और मात्र 5 टीचर पढ़ाने वाले हैं 499 रुपीज़ मंथ में। क्लासें रहने वाली है साथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास लाइव रहेगी वो रिकॉर्डेड रहने वाली है और साथ में रहेगा एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट भी साथ में हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया था कि सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। तो सौर मंडल के किस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जो जाना जाता है वो हमारे शुक्र ग्रह को जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया था कि भैया आपका पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकटतम तो आपके बुध ग्रह है, लेकिन जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है वो आपका वीनस है, आपका शुक्र है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारे सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सबसे ब्राइटेस्ट है, सबसे चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह जो है वो भी कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी कौन सा है, तो वो भी आपका वीनस है, आपका शुक्र ग्रह है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया है कि भैया आपका पृथ्वी की बहन अथवा भगिनी ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो सौर मंडल का वो कौन सा प्लेनेट है जिसको एल्डर सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो वो भी आपका शुक्र ग्रह। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछ लिया था कि जो हमारा सौर मंडल का वो कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो ब्लू प्लेनेट के नाम से जो ग्रह जाना जाता है वो हमारे अर्थ को, पृथ्वी को जाना जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ लिया था कि जो पृथ्वी है वो कितनी झुकी हुई है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया था कि सौर मंडल का वो कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो रेड प्लेनेट के नाम से आपको मार्स को जाना जाता है, आपके मंगल ग्रह को जाना जाता है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन भाई, जो मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह है, लेकिन इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ होता है? बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मंगल ग्रह की बात करें तो ये 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ होता है। इस बात को आपने डिटेल से, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये भी पूछा है कि जो आपका मंगल ग्रह है उसके सैटेलाइट कितने हैं। तो इसके 2 उपग्रह है। तो भाई, मंगल के 2 सैटेलाइट है, 2 उपग्रह है। कौन कौन से है? एक फोबोस है, एक है आपका फोबोस
और दूसरा है आपका डिमोस। तो फोबोस और डिमोस किसके दो उपग्रह है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो फोबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह है, दो सैटेलाइट है। और अगर मैं डिमोस की बात करता हूँ ना, डिमोस मंगल का उपग्रह तो है, लेकिन डिमोस जो है वो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट है, सबसे छोटा उपग्रह है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें सूर्य के सबसे निकटतम तो बुध ग्रह है, लेकिन सबसे दूर कौन सा है, तो सबसे दूर है आपका वरुण, जिसको अंग्रेजी में नेपचून कहा जाता है। और बुध को क्या कहेंगे, मरकरी कहेंगे। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। तो अगर आप भी पटवारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर 7876145409 में 499 रुपीज़ दे के आप भी ऐड हो सकते हैं। एडमिशन शुरू हो चुकी है, क्लासें बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन लगभग आपका 21% के आसपास है। और अगर मैं आपको एक्यूरेट बताएं तो 20.95% है। लेकिन कई बार परीक्षाओं में ये जो पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है 21%। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑक्सीजन तो आपकी 21% पाई जाती है, लेकिन आपकी नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो पाई जाती है वो 78.8%, लेकिन कई बार एग्जाम में एग्जामिनर 78% भी दे देता है। तो दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बहुत बार पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल की वो कौन सी गैस है जो कि तीसरे नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो है आपकी आर्गन। आर्गन की अगर बात करें तो ये हमारे वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये सारी के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चौथी मात्रा में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.036% पाई जाती है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ लिया था कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं। तो वायुमंडल में आपकी 5 परतें हैं। सबसे निचली परत कौन सी है, तो सबसे निचली परत जो है वो आपकी क्षोभ मंडल है, जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो है वो वायुमंडल है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ। अगर बात करें प्लासी के युद्ध की, तो प्लासी का जो युद्ध है वो हमारा 1757 को हुआ। लेकिन आपको एक्यूरेट याद होना चाहिए कि एक्यूरेट कब हुआ भाई, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। तो 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि प्लासी के युद्ध में किसकी हार होती है। तो प्लासी के युद्ध में आपकी हार होती है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की, क्योंकि उसको उसके ही जो सेनानायक थे मीर जाफ़र, उनके द्वारा धोखा दे दिया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत सारे युद्ध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका तराइन का पहला युद्ध कब हुआ। बहुत बार ये युद्ध जो है वो परीक्षा में पूछा गया है। तो तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का जो पहला युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था, आपका मोहम्मद गौरी। किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। लेकिन तराइन के पहले युद्ध में जो जीत होती है वो पृथ्वीराज चौहान की होती है। एक बार पुनः मोहम्मद गौरी युद्ध करता है 1192 में, जिसको जाना जाता है तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, तो वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन तराइन के जो पहले युद्ध में जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वहाँ पे जीत हुई थी आपके मोहम्मद गौरी की। तो ये दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ और दूसरा युद्ध जो है तराइन का हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ। दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। बहुत दफ़ा परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो कब हुई थी। तो पानीपत की अगर पहली लड़ाई की बात करें तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगर बात करें पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही जो बाबर था उसने भारत में मुग़ल सल्तनत की नींव रखी थी। तो भारत में मुग़ल वंश की जो नींव है, मुग़ल वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, वो बाबर के द्वारा की गई थी। क्योंकि बाबर ने
1526 में किसको हराया था? 1526 में लोधी वंश का अंतिम राजा, कौन था लोधी वंश का अंतिम राजा? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत के पहले युद्ध में। भाई पानीपत के 3 युद्ध हुए। एक हुआ था पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें जीत हुई थी बाबर की। फिर हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू की हार होती है और मुगल शासक अकबर की जीत होती है। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? क्वेश्चन ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये युद्ध जो है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे लड़ाई में हराया था किसको? तो इसने हराया था भाई आपके किसको? मराठों को। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध भाई आपका 1764 में हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा था कि आपका हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार परीक्षाओं में एक युद्ध और पूछा जाता है, जो युद्ध है आपका चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, लेकिन ये होता कब है? ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो चौसा का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे युद्ध जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे युद्ध में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उसी प्रकार आपका चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और कन्नौज या विलग्राम का जो युद्ध है वो भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में भी जो है हुमायूं की हार होती है। और चौसा का जो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध में भी हुमायूं की हार होती है। तो चौसा या जो विलग्राम या कन्नौज का युद्ध है वो 1540 में हुआ था। और चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 1539 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर बात करें सांची के स्तूप की, तो इसका निर्माण जो है वो मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। ये भारत के किस जिले में, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अगर बात करें सांची के स्तूप की, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश के किस जिले में? इतना अंदर जाके भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है आपका सांची का स्तूप, जिसको मौर्य वंश के महान शासक अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शताब्दी ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था? तो इसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि जो सांची का स्तूप है उसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा बनाया गया था। एक बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था कि भारत के कितने रुपए की मुद्रा पे आपका सांची का स्तूप दर्शाया गया है? तो सांची का जो स्तूप है वो 200 रुपये का जो नोट है भारत की करेंसी का, उस पर दर्शाया गया है। कितने के नोट पे देख लेना भाई, जो 200 का नोट है वहाँ पे आपका सांची का स्तूप दर्शाया गया है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि जो सांची का जो स्तूप है उसकी खोज कब हुई थी? तो सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी होते थे जनरल टेलर इनके द्वारा। तो जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी के आसपास इसकी खोज की थी। हेनरी जनरल टेलर इनका पूरा नाम था। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार पूछा था कि जो अशोक है, अशोक का जन्म कब हुआ? तो अशोक की जन्म की बात करें तो अशोक का जन्म जो है वो 304 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? आपका पाटलिपुत्रम, जिसको आज की डेट में पटना के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुआ था। देखिए, मैं इंडियन जीके भी पढ़ाने वाला हूँ, हिमाचल जीके भी पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी भी पढ़ाने वाला हूँ। यूट्यूब पे आपको दिक्कत बिल्कुल होने वाली नहीं है। साथियों, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि जो आपका कलिंग का युद्ध है वो अशोक ने कब लड़ा? तो कलिंग का युद्ध जो अशोक ने लड़ा था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि जो अशोक का राज्य अभिषेक है वो कब हुआ? तो अशोक का राज्य अभिषेक जो है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ। ये बात आपको डिटेल से महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन परीक्षा में ये भी पूछ लिया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया कलिंग के युद्ध के बाद। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद इनका राज्याभिषेक तो 269 ईसा पूर्व में होता है। और आप सोच रहे होंगे ईसा पूर्व में, और इसने युद्ध लड़ा बाद में, कलिंग का युद्ध लड़ा बाद में, तो भाई समय पीछे क्यों आ रहा है?
भाई समय ईसा पूर्व में बीसी में बिफोर क्राइस्ट में जो समय है वो हमेशा पीछे को आता है, आगे को नहीं जाता है। ईसा पूर्व में समय हमेशा पीछे को आता है। तो 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ और 261 ईसा पूर्व में इसने महाराजा खारवेल के साथ क्या लड़ा था, कलिंग का युद्ध लड़ा था। और कलिंग के युद्ध में जब इसने नरसंहार देखा तो उसके बाद अशोक ने क्या सोचा कि अब मैं क्या अपनाऊंगा, तो उसके बाद मेरे भाई बहन इसने अपना लिया आपका बौद्ध धर्म, जो कि इसका एक व्यक्तिगत धर्म था। अब बौद्ध धर्म जब इसने अपनाया, किसने, आपका अशोक ने, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने किससे ली, तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा अशोक ने ली थी वो ली थी उपगुप्त। किससे ली थी साथियों, उपगुप्त। तो उपगुप्त से जो अशोक ने है वो क्या है, आपकी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार परीक्षाओं में बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा। तो महेंद्र और संघमित्रा इसके बेटा, पुत्र और पुत्री थी। इनको जो इसने भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो भेजा श्रीलंका। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो और एक बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो अशोक के अभिलेख है उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था भाई अशोक के अभिलेखों को, तो ये पढ़ा था आपका 1837 ईस्वी में। तो ऐसे क्वेश्चन तो देखो आने वाला है पटवारी में भी, थोड़ा तो कंपटीशन भाई देखो रहने वाला है। आप बिल्कुल तैयार रहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। बात करें नेशनल, आपका कौन सा, व्हेन इज द नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड की, तो भाई आपका जो राष्ट्रीय किसान दिवस है वो आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है। अब साथियों कुछ इंपॉर्टेंट डेज की मैं बात करता हूँ जो कि आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस आपका जो मनाया जाता है वो आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस तो मनाया जाता है आपका कब, 12 जनवरी को। लेकिन भाई 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वो आपका विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपको जरूर याद रखना है कि कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। हर एक वीडियो में जब भी दिवस आएंगे तो मैं एक एक महीना कवर करता हुआ जाऊँगा। जैसे कि आज हम जनवरी कवर करेंगे। क्वेश्चन पूछने वाला बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें भारतीय थल सेना दिवस की, तो भारतीय थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है कि 15 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार परीक्षाओं में पूछा गया था और एक दिवसीय परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल चिल्ड्रंस डे कब होता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, अगर मैं बालिका दिवस की बात करता हूँ तो बालिका दिवस जो आपका मनाया जाता है वो आपका 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आपका कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत दफ़ा 25 जनवरी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। तो नेशनल टूरिस्ट डे, आपका पर्यटन दिवस, और आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो टूरिज्म डे और आपका वोटर्स डे दोनों के दोनों एक ही दिन होता है। कब होता है भाई, आपके 25 जनवरी को होता है। ये भी आपको दोनों के दोनों डिटेल से याद रखने हैं। तो ये दोनों के दोनों, गणतंत्र दिवस तो सभी को पता है कि आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन पटवारी में ही शायद पूछा गया था कि विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार एक पराक्रम दिवस है। पराक्रम दिवस भी जनवरी के महीने में ही आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। अगर बात करें दूसरे विश्व युद्ध की, तो दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1945 में समाप्त होता है। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला और कैसे समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव में तो हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो दूसरा विश्व युद्ध आपका 1939 से
1945 के बीच बहुत ही काफ़ी लंबे समय तक चला। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, दूसरे विश्व युद्ध कैसे रुकता है? तो दूसरा विश्व युद्ध जो है वो परमाणु बम से रुका था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि परमाणु बम किसने किस पे फेंका? तो अमेरिका ने जापान पे क्या फेंक दिया? आपका एटॉमिक बम, आपका परमाणु बम फेंक दिया। और पहला जो फर्स्ट जो एटॉमिक बम अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया था, वो गिराया था भाई आपका 6 अगस्त 1945 को। तो 6 अगस्त 1945 को जापान पर पहला परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। और इस बम का जो ये गिराया था कहाँ पर? हिरोशिमा पर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर गिराया? हिरोशिमा पर गिराया। इसीलिए अब 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा डे भी मनाया जाता है, क्योंकि भाई इसी दिन क्या गिराया था? हिरोशिमा पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया था। और जो बम गिराया था वो छोटे वाला था, इसीलिए जो पहला जो बम गिराया था इसका नाम था लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय बम किसने गिराया था? तो लिटिल बॉय बम जो गिराया था वो आपका किसने गिराया था साथियों? तो लिटिल बॉय बम जो गिराया था वो गिराया था किसने? ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो वो था पहला परमाणु बम जो कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया था। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भैया दूसरा परमाणु बम कब गिराया? तो दूसरा परमाणु बम गिराया 9 अगस्त 1945। तो 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम जो गिराया था वो किसने गिराया? वो भी अमेरिका ने ही जापान के ऊपर गिराया। और कहाँ पे गिराया? तो दूसरा जो परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को, जिसके बाद ये दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो भैया आपका ये जो गिराया वो गिराया आपका जापान के नागासाकी। कहाँ पे गिराया? नागासाकी पे। और ये बम थोड़ा सा बड़ा था, इसीलिए इसका नाम था फैटमैन। पहले वाले का नाम था लिटिल बॉय, लेकिन इसका नाम था फैटमैन। और साथियों, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है कि पहले वाला बम गिराया 6 अगस्त को, इसीलिए 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। और दूसरे वाला गिराया 9 अगस्त को, इसीलिए 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। तो दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही डिटेल से इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार ये भी पूछ चुका है कि विश्व के अंदर पहला विश्व युद्ध कब हुआ? तो अगर बात करें पहले विश्व युद्ध की, तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो आपका 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है, ठीक है। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। क्या दुनिया के अंदर तीसरा विश्व युद्ध हुआ? नहीं, अभी तक तीसरा विश्व युद्ध विश्व के अंदर नहीं देखने को मिला है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया? तो भाई भारत में आप सभी लोग जानते हैं, जैसे आप 18 वर्ष के हो जाते हैं आप वोट डाल सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और पहले जब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जब भारत का संविधान बना था, भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 साल थी। लेकिन अब ये 21 से 18 कब जो है वो वोट डालने की उम्र कर दी गई, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो 61वां संविधान संशोधन 1998 जो आया था उसी के तहत भाई आपको याद रखना है कि 61वां जो 61 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसी के द्वारा जो वोट डालने की उम्र है उसको 21 वर्ष से 18 कर दिया गया। और इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 28 मार्च 1989 में। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन 1988। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे साथियों। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, राधे राधे जी, हर हर महादेव जी, हर हर महादेव।